साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यूनिट 6 का टॉपिक है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे और आपको सारे के सारे प्रश्न बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी के एग्जाम में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स के भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की भी इकोनॉमी शामिल होती है और इंडियन इकोनॉमी भी शामिल होती है। ठीक है, कुछ आपके जनरल प्रश्न भी होते हैं जो इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिलते हैं, बैंकिंग वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी मतलब लेवल को हम बेस बना करके यहाँ पर लेकर के आए हैं। बैंकिंग के भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर तरह के प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है जो नाबार्ड बैंक है उसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है। ऑप्शन है 55%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 99% या फिर ऑप्शन नंबर डी है 60%। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि 99% जो भागीदारी है, 99% जो शेयर है वो अब भारत सरकार का हो गया नाबार्ड में। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो पहले आपसे यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। देखिए, जैसे कि अपनी कॉमर्शियल बैंक होती है ना, जैसे एसबीआई हो गया, ओबीसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनको तो आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, और जो आपकी आरआरबीज होती है, ग्रामीण बैंक होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, उत्तर बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ऐसी जो ग्रामीण बैंक होती है इनको कौन रेगुलेट करता है? तो इनको नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है। पहले नाबार्ड को भी आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता था, लेकिन अब आरबीआई ने अपने शेयर बेच दिए हैं और जो 99% हिस्सा है वो भारत सरकार का हो गया है नाबार्ड में। यह कृषि, एसएसआई, कोडेड और गांवों के प्रचार के लिए क्रेडिट प्लान उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि जो आप गांव में जैसे खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो खेती के लिए जो भी आपको ऋण वगैरह चाहिए तो आप आरआरबी से जाकर के ऋण वगैरह लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। और आरआरबी को कौन ऋण देता है, कौन पैसा उपलब्ध कराता है, वित्त कौन उपलब्ध कराता है? तो वो आपका नाबार्ड जो है वो आरआरबी को जो है वित्त उपलब्ध कराता है। ठीक है, वही सीधे सीधे सिस्टम समझ लीजिए। जो काम आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए करता है वही काम नाबार्ड ग्रामीण बैंक के लिए करता है। बस इतना आप समझ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू जो है वो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मिलान सही है? ध्यान दीजिएगा, सही पूछा गया है। ऑप्शन ए है पीली क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी है सुनहरी क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी है गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी है भूरी क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। तो बताइए इनमें से कौन सा बिल्कुल सही मैच कराया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जो आपकी गोल क्रांति है वो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। बाकी के ये सारे ऑप्शन गलत मैच कराए गए हैं। तो इनका सही क्या होगा आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से बिल्कुल सही मैच है। उसके बाद जो पीली क्रांति है उसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध फल उत्पादन से है। ठीक है, जो भूरी क्रांति है उसका संबंध उर्वरक उत्पादन से, यानी जो खाद होता है डी और डीपीएस जो यूरिया वगैरह होता है इनका संबंध भूरी क्रांति से। ठीक है, और जो नीली क्रांति होती है उसका संबंध मछली उत्पादन से होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके क्लियर हो गए, सारे के सारे ऑप्शन के बारे में भी आपको पता चल गया। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे आपका एग्जाम आरआरबी, आप एनटीपीसी दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सारा आपका यहां से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा डाटा है जो मंथली जारी किया जाता है? ऑप्शन है डब्ल्यूपीआई, ऑप्शन बी है सीपीआई, ऑप्शन सी है आईआईपी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इनका जो डाटा होता है वो मासिक यानी कि मंथली जारी किया जाता है। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, उपरोक्त सभी डेटा मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। अब आपका पहला आता है सीपीआई। सीपीआई को हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आईआईपी, इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद है आपका डब्ल्यूपीआई, इसे हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक और इसको इंग्लिश में कहते हैं होल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपको हिंदी का नहीं याद आ रहा है तो आप इंग्लिश में देख लेंगे, इंग्लिश का नहीं याद आ रहा है तो आप हिंदी में देख लेंगे। दोनों ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आपको पता ही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम मतलब पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है निगम कर, ऑप्शन बी है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी है सेवा कर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी जो निगम कर है वो आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, आइए आपको पूरी बात समझाते हैं। देखिए तो अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे जनता से ना लेकर के अन्य संसाधनों के द्वारा लिए जाते हैं। पूरा भी आपको समझाते हैं कैसे, एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिक्री कर, सेवा कर और एक्साइज ड्यूटी ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, ठीक है। और निगम कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है, तो निगम कर प्रत्यक्ष हो गया। अब देखिए बिक्री कर या सेवा कर, जैसे कि आप होटल में खाना खाने गए, ठीक है। होटल में खाना खाने गए, आपने खाना खाया, आपके पास एक स्लिप आती है मतलब आपको पेमेंट करने के लिए, तो उसमें सारा आपका जितना भी पैसा हुआ है वो सारा उसमें आपको जमा करना पड़ता है। उसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूड होता है। अब ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से टैक्स हो गया ना। अब आप उस टैक्स को उसी होटल मालिक को दे देंगे, सरकार के पास तो जमा करने नहीं जाएंगे कि लीजिए सर आप अपना जो होटल मालिक है अपना 50 रुपये अपना पेमेंट लीजिए और जो इसका 20 रुपये जो आपका टैक्स हो रहा है उसको मैं सरकार के पास जमा करने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करते ना। तो जो आपका सेवा कर होता है, यानी कि जो होटल वाला, होटल जो है वो सेवा क्षेत्र में आता है, तो जो आपका सेवा कर होता है वो आप वहीं जमा कर देते हैं, किसी के पास जमा करने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है। आपने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जमा किया, लेकिन उसी स्लिप पे लिखा था तो आपने जमा कर दिया। अब वो होटल वाला अपने हिसाब से जाकर के जमा करता रहेगा, पर आपने तो नहीं जमा किया, तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो गया। पार्ले जी को याद रखिए, 4 रुपए का पार्ले जी अगर लेने जाते हैं आप, मान लीजिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसकी 3 रुपए है, 1 रुपए अगर उस पर टैक्स लगा हुआ है तो वो अप्रत्यक्ष कर है। आप 1 रुपए सरकार के पास जमा करने नहीं जाएंगे कि आयकर विभाग में जाएंगे, लो 1 रुपए हमने आज पार्ले जी खरीदा था, नहीं जाएंगे ना। तो ये जो बिक्री कर है ना, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। आपने उसी पैकेट के साथ में ही बिक्री कर भी दुकानदार को सौंप दिया है, अब वो अपने आप सरकार के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर जो अब सीधे जनता से ना लेकर के उसी में इंक्लूड रहते हैं उनको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जो हमें सीधे जाकर के भरना पड़ता है, जैसे निगम कर, हम नगर निगम वगैरह हम जाते हैं, जो भी हमारा हाउस टैक्स वगैरह होता है, इसको भरने के लिए हम खुद जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्रत्यक्ष कर हो जाता है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? संसद के अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा या फिर कैबिनेट संकल्प के द्वारा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कैबिनेट संकल्प के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री भी वही थे। और यहाँ पर कहा भी गया है कि योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है 2015 से, आपको पता ही है। इसका कार्य उपलब्ध संसाधनों के उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना है, यानी हमारे पास कितने संसाधन हैं उसको किस तरह से हमें यूज करना है कि सबकी भलाई हो सके, उसका जो है योजना तैयार करना नीति आयोग का काम है, जिससे पहले योजना आयोग कहा करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुल एंड बियर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग, शेयर मार्केट, चिड़ियाघर या फिर कृषि क्षेत्र? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि शेयर मार्केट से संबंध है बुल एंड बियर्स का। अब देखिए कुछ लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा वो क्या करेंगे, बुल मतलब कि वो समझेंगे बैल है, तो या तो वो कृषि लगा करके आएंगे, और बियर्स मतलब समझेंगे भालू है, या फिर वो चिड़ियाघर लगा कर आएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये नाम थोड़े अटपटे से हैं, लेकिन बुल एंड बियर्स जो है ना वो आपका शेयर मार्केट से संबंधित है। चलिए आपको बताते हैं कि बुल एंड बियर्स में फर्क क्या होता है। देखिए तो बुल एंड बियर्स का संबंध शेयर मार्केट से है। इन्हें हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया कहते हैं। अब ये क्या होते हैं तेजड़िया मंदड़िया? देखिए बुल वे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट के ऊपर उठने पर उनको फायदा होता है, ठीक है। अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको फायदा होगा, उन्हें बुल या फिर तेजड़िया कहते हैं। बियर्स वे होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट के नीचे गिरने पर फायदा होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें बियर्स या फिर मंदड़िया कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे सर हिंदी में? तेज का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, तो ऊपर अगर शेयर मार्केट जा रहा है तो वे लोग तेजड़िया हो गए। मंद का मतलब क्या होता है, नीचे आना, और अगर शेयर मार्केट नीचे आने पर जिसको फायदा होता है वो मंदड़िया हो गए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, विश्व में शहद का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि जो चीन है वो विश्व में शहद का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आइए क्रम देख लेते हैं।
तो दुनिया में शहद का सबसे ज़्यादा निर्यातक जो देश है वो चीन है। शहद का निर्यात इस प्रकार से किया जाता है, चीन पहले स्थान पर है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पर अर्जेंटीना है, चौथे पर जर्मनी है और पांचवें नंबर पर भारत है। और काजू के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका ये एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ये आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ 2020 में, उसमें भी 4 से 5 शिफ्ट में लगातार रिपीट होकर के बार बार पूछा गया कुसुम योजना। तो देखिए सौर ऊर्जा के उपयोग से संबंधित है, कृषि उत्पाद में सुधार के लिए संबंधित है, कृषि मशीनीकरण में सुधार के लिए संबंधित है, या फिर फसल बीमा प्रदान करने के लिए संबंधित है। आइए देखते हैं कुसुम योजना का संबंध किससे है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा उपयोग से है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कुसुम योजना के बारे में। तो सरकार ने सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसान सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना की शुरुआत की है। अब ये क्या है, तो देखिए इस योजना के तहत सभी डीजल पंप सेटों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी किसान हैं जिनके पास डीजल पंप सेट हैं खेतों को सींचने के लिए, क्या किया जाएगा, उनको सौर ऊर्जा पंप सेट में बदल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सौर ऊर्जा लगा दी जाएगी। सौर पैनलों के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार द्वारा उसी कीमत पर खरीदी जाएगी जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सके। अब इससे क्या होगा, बिजली का उत्पादन किसान स्वयं कर लेंगे सौर ऊर्जा से, ठीक है। और जितनी बिजली का उत्पादन वो करेंगे उसमें आधा तो अपना पंप सेट वगैरह चला लें और बाकी जो बिजली बची हुई है वो सरकार को बेच दें, तो दोनों तरफ से उनका फायदा हो जाएगा। यही जो है कुसुम योजना के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद में। क्या आप अब भी आपको इकोनॉमिक्स कठिन लग रही है? अगर हम इस तरह से समझाते रहेंगे तो इकोनॉमिक्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016, 2017, 2019 या फिर 2020? तो बताइए कब शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। अब ये क्या काम करता है आइए देख लेते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा 2015 में ही कर दी गई थी कि हम एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, और 2016 में लॉन्च कर दिया। यह एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है जो स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा दे सके। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई जैसे नया कोई आप उद्यमी हैं, जैसे आप मान लीजिए आप जो मतलब दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं या फिर कोई नया काम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ये जो है आपके इस तरह का निर्माण करेगा, आपको मतलब पैसा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सारी आपको मशीनें उपलब्ध कराएगा। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, तो स्टार्टअप इंडिया जो पहल लॉन्च की गई 2016 में, उसके द्वारा कम ब्याज दर पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी इस पहल के तहत, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है? जादूखेड़ा, जामगोदरानी, बैतूल या फिर शाजापुर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जामगोदरानी में मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। अब ये बाकी के ऑप्शन क्यों महत्वपूर्ण हैं आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश के देवास जिले के जामगोदरानी में प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। प्रदेश में बैतूल व शाजापुर नए पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं, यानी कि ये जो बैतूल और शाजापुर हैं इनको अभी अभी हाल ही में बनाया गया है, जबकि धार के जादूखेड़ा में भूसी आधारित विद्युत संयंत्र लगाया गया है। तो जादूखेड़ा अपना क्यों प्रसिद्ध है, तो भूसी आधारित विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, और जो बैतूल और शाजापुर है वहाँ पर नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। और मध्य प्रदेश का जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है वो आपका देवास जिले के जामगोदरानी में लगाया गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए देखिए लगातार प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चाहे वो आपका यूनिट 9 का कंप्यूटर हो, यूनिट 5 का राज्य व्यवस्था हो, पॉलिटी हो, इतिहास हो, यूनिट 8, यूनिट 7 सबकी प्रैक्टिस सेट हम लगातार लेकर के आते रहते हैं। और रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें हम आपका एमपी करंट अफेयर भी कवर करते हैं और डेली करंट अफेयर भी कवर करते हैं, साथ ही साथ में आपका स्टैटिक जीके कवर करते हैं। डेज वगैरह जो है, जैसे मई के डेज आज हम लेकर के आए, आज वाली वीडियो में जो मई के महत्वपूर्ण डेज हैं वो हम लेकर के आए हैं, ठीक है। आपका स्पोर्ट करंट अफेयर भी हम कवर करते हैं, तो वो सारा आपका कॉम्बो क्लास है, उसको देखना मत भूलिएगा। आपका एग्जाम चाहे जब हो, वो वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप यूपी SSSC पीईटी दे रहे हो, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।